हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 11 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको शाम को 8 बजे प्राप्त हो जाएगा। कई बार थोड़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण आपको नहीं मिल पाती है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये बतानी है। तो देखिए, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस है, परंतु नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैस होती कौन सी है और क्या होता है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है एक गैस है जो हमारे जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज होती है अर्थ की। देखिए कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये एक रेंज होती है अर्थ के चारों तरफ से। ये जो रेंज है इसको हम कहते हैं जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज, और इसमें ये ग्रीन हाउस गैस होती है। और ये क्या करती है, सूरज से आने वाली जो प्रकाश है उसको अवशोषित करती है और इस तरह जो है उत्सर्जित कर देती है, यानी कि अवशोषण के बाद वो उत्सर्जित करती है। और ये वापस में जो ओजोन की परत है इसमें देखिए कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होती है तो वो वापस टकरा के आती है, और इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल हम देखते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए CFC यानी कि देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखिए कि क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और कार्बन होता है, इसलिए इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के तत्व इसमें मौजूद होते हैं। देखिए, एक चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर में हम देखते हैं जो प्लास्टिक फोम होते हैं, इसमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और देखिए क्या काम करती है कि अगर ये हवा में प्रवेश करती है और हमारी ओजोन परत तक जाती है, तो देखिए ओजोन की परतों को ये नष्ट कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है गर्मी और ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है। ठीक है, देखिए कि अभी जो हमारे रिसेंट वर्तमान में हम देखते हैं कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, जो कि कम हार्मफुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो देखिए मानव के जो आंत में पाए जाने वाला जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये है एशेरिशिया कोलाई। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मानव के पेट में पाया जाता है या पशु के पेट में पाया जाता है, परंतु ये देखिए कि हार्मफुल नहीं होता है, यानी कि ये जो है हानि रहित होती है, हानि नहीं करती है हमारे इसको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनकी वजह से भी हमारे पेटों में मरोड़ या दस्त वगैरह ये सारी चीज़ लक्षण देखने को मिलते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है लोगों को, जैसे कि गुर्दे काम करना बंद करते हैं इस जीवाणु की वजह से, और लोगों को जो है एक तरह से जो है मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग संलग्न वंशागति यानी कि जिसको कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के खोजकर्ता कौन थे? तो देखिए इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये है मॉर्गन। ठीक है, तो मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की खोज की थी। और देखिए ये है क्या एक्चुअल में? देखिए एक हम देखते हैं कि जो भी कोई कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति जो है उसमें होती है। ठीक है, एक तरह से हम देखते हैं कि जो उनके जो गुणसूत्र में ये सारी चीज़ लक्षण होती है, और जिसके कारण हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज़ है, ऐसे गुण जो है हम देखते हैं कि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ जाते हैं। जैसे मनुष्य में देखते हैं कि अगर माँ-बाप के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, यानी कि वर्ण अंधापन, वो बच्चों में आ जाती है। ठीक है, हीमोफीलिया फीलिया, ये सारे लक्षण जो है देखते हैं कि वंशागत यानी कि सेक्स की वजह से, सेक्स जो लिंक्ड होती है उसके कारण ये आती है। ठीक है, तो कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। ठीक है, और इसके कारण ये सारी चीज़ आगे जनरेशन तक पहुँचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो फुहारा होते हैं आपने देखा होगा कई बार पार्कों में, तो हमने देखा कि ये बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो बर्नौली की सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जो है ये केशिका होनी चाहिए, जो केशिका यानी कि कैपिलरी रिएक्शन, ये हमने देखा था कि ये जैसे दिए हो गए, इसमें रुई निकलती है, और जो हमारे जो पेन हो गए, जो स्केच पेन हो गया, या जैसे कहते हैं निप वाली जो पेन होती है, ठीक है, फाउंटेन पेन, ये केशिका इनकी कैपिलरी एक्शन पे काम करती है। ठीक है, और बर्नौली का हमने देखा था कि ये
ये अभी हम बात करें, ये फोरा बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। फाउंटेन पेन की बात किया था मैंने, वो एक तरह से पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। और देखिए बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, तो देखिए बर्नौली के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहता है कि किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है, ठीक है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि उसका वेग बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, हम ये कह सकते हैं दूसरे में वहाँ पे दाब की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो देखिए ये साइंस का क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखिए कि पहली बार परमाणु बम ये हिरोशिमा में फेंका गया था, उसके बाद नागासाकी में। तो 6 अगस्त को जो यहाँ पे फेंका गया था, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को ये अलग अलग जो है बम फेंका गया था। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बम फेंका गया था उसका एक जो कोड वर्ड में नाम दिया गया था उसका क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए कि परमाणु बम क्या है, कि किस सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, यानी कि जो परमाणु विखंडन इस पे काम करता है। तो देखिए कि परमाणु बम में क्या होता है कि जब यूरेनियम या प्लेटिनियम के जो परमाणु में जब उसकी जो विखंडन जो होती है उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका जो केंद्र केंद्र में न्यूट्रॉन से जो प्रहार किया जाता है और इस प्रहार के कारण बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इस नाभिकीय विखंडन की वजह से हम देखते हैं कि परमाणु बम में इतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है विनाश होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यौगिक में आयनिक बंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कौन से में आयनिक बंध यानी कि जो है आयनिक बॉन्ड जो है किस में नहीं होता, वो है मीथेन में, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ में आयनिक बॉन्ड होता है। देखिए आयनिक जो बॉन्ड है या बंध है ये क्या होता है, तो देखिए कि जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार की जो कोई ऐसी प्रकार की रासायनिक बंध है जिसमें हम देखते हैं कि दो विपरीत आवेशित जो आयन बनते हैं और वो स्थित वैद्युत बल के द्वारा जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अगर एक प्लस होगा एक माइनस माइनस होगा तो वो एक दूसरे को जो है आकर्षित करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को हम जो है एक तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि NaCl हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि MgO, तो ये प्लस आयन है, इसमें माइनस, तो ये दूसरे को जो है आकर्षित करके ये एक MgO बनाता है। इसी तरह NaCl हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है हम देखते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पदार्थ यानी कि सब्सटेंस का नाम बताइए जो विटामिन को चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में अप्रभावी रहता है, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होता है उसमें ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है एंटी विटामिन। तो ठीक है, एंटी विटामिन इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस प्रक्रिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो आपको पता होगा कि दूध कई बार जो है खट्टा हो जाता है या दही में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, तो देखिए बैक्टीरिया। और देखिए बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होता है, तो देखिए इसका बैक्टीरिया का नाम है एसिडाइलैक्टिसाई। ये जीवाणु दूध में पाया जाता है और हम देखें कि इस जीवाणु के कारण हम देखते हैं कि जो कई बार जो हम देखते हैं कि खट्टा हो जाता है दूध, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कि ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज जो शर्करा है उसका किण्वन करके यानी कि फर्मेंटेशन करके उसको लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो दूध की शुद्धता को जो नापा जाता है वो किसके द्वारा नापा जाता है, वो उसको कहते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है, या हम कह सकते हैं उसकी जो गाढ़ापन यानी कि घनत्व मापी है, ठीक है। तो कई बार जो है डेयरी में ये लैक्टोमीटर से दूध को मापा जाता है कि यानी इसमें जो है कोई मिक्सिंग तो नहीं हुआ, पानी वगैरह मिलाया तो नहीं गया, तो इससे ये चेक किया जाता है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्षय रोग को, ठीक है। और देखिए ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो देखिए एक संक्रामक रोग है जो सामान्यतः हम देखते हैं कि माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु है, जिसके कारण ही इसका नाम पड़ा है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया के नाम पर ही इस जो है रोग का नाम ट्यूबरकुलोसिस रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखते हैं क्लोरीन का, तो देखिए ये है 287। क्लोरीन के जो हमने देखे परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अगर इसका परमाणु का जो विन्यास करते हैं 287 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। अब देखिए कि SPDF में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये होगा 1 का 2 हो गया, यहाँ पे 2 का हो गया 8 और इस तरह से यहाँ पे हो गया 7, तो 287 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए सीवी रमन को रमन प्रभाव इनकी रमन प्रभाव उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, रमन प्रभाव। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देखिए रमन प्रभाव होता क्या है? तो देखिए रमन प्रभाव एक तरह से हम देखते हैं कि किसी पदार्थ पर फोटोन अगर हम आपतित करते हैं, इनकी उस पे इसकी फोटोन को जो है हम डालते हैं, तो क्या होता है कि इस पदार्थ से टकरा कर ये फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि चारों दिशाओं में वो फैल जाती है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। और हम देखते हैं कि इसको ही हम रमन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश के इस प्रकीर्णन के लिए इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जिसके लिए जो है इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? देखिए इसका रीज़न मैंने बताया था, एक जो पीसा की मीनार झुकी हुई थी उसका भी रीज़न यही था। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि गुरुत्वीय केंद्र को जो है अगर अंदर बना रहे इसके लिए, और उसको गिरने से बचाता है साइकिल को, तो ठीक है। तो इसके लिए मोड़ते वक्त वो थोड़ा झुक जाता है ताकि गुरुत्वीय जो केंद्र है उसका बैलेंस बना रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड का जो प्रयोग होता है, डेटा स्टोरेज, फेस पाउडर, व्हाइट पेन, इन सारी चीज में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है? तो देखिए नाइट्रेट्स को जो है नाइट्रोजन में कौन सी चीज़ परिवर्तित करता है? तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम ये एक तरह से के ऐसे जीव हैं जो हम देखते हैं कि जो नाइट्रस को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो देखिए कि जो भी हमारी दलहनी फसलें यानी कि दाल वाली जो फसलें हैं, उनकी जड़ों में क्या होती है, एक प्रकार की जो है गांठें होती है, और उसमें ये राइजोबियम जीवाणु ये जो है पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में स्वतंत्र जो एक मुक्त जो नाइट्रोजन है उसका सोशलाइज करता है, यानी कि जो इसको इकट्ठा करता है और पौधों को मुहैया कराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऐसी फसलों को हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है, जीव है, ये इसको जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बफर विलियन क्या है? तो देखिए बफर विलियन क्या चीज़ है? तो देखिए एक ऐसा विलियन है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ मात्रा में अगर हम उसमें अम्ल या क्षार की अगर कोई थोड़ी मात्रा मिलाया जाए तो उसके पीएच मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बफर विलियन, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे CH3COOH और CH3CONA, इसके जो मिश्रण है बनता है वो एक बफर विलियन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? तो देखिए हमारे जो त्वचा है काफ़ी चीज़ों से प्रभावित होती है, और इसके लिए कई बार हमने देखा कि जो है कुछ लोग जो है अलग अलग जो है एंटीबायोटिक्स या जो है कुछ लोग नींबू रगड़ते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो त्वचा में को फ़र्क करते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइबोफ्लेसिन, नियासिन और पाइरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड, ये सारी चीज़ जो है हमारे त्वचा को प्रभावित करते हैं। देखिए जो हमारी त्वचा इनकी जो कि स्किन है, तो देखिए स्किन के बारे में आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो इसके जो स्टडी किया जाता है ये डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है त्वचा का, और इसकी जो विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजिस्ट ये दो चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है कैसीन। इसके कारण ही दूध का जो रंग होता है वो वाइट होता है, और दूध का जो मोस्टली देखा होगा कि जो गाय के दूध है वो हल्का येलोइश होता है, यानी कि पीलापन होता है। वो दूध में कैरोटीन नाम की एक प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है कौन सा होता है? तो देखिए बुद्धि का जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो देखिए कि सेरिब्रम हमने इसमें दो चीज़ देखेंगे हम कि जो है देखिए जो सेरिब्रम होता है वो हमारे अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और देखिए ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और देखिए कि लगभग 2/3 पार्ट ये एक तरह से हम देखते हैं सेरिब्रम यानी कि हमारा प्रमस्तिष्क, ये इसका भाग होता है। देखिए मैंने मस्तिष्क के बारे में काफ़ी चीज़ बताया कि जैसे जैसे इसमें दो चीज़ आप कई बार कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे, सेरिब्रम और सेरिबलम। तो देखिए सेरिबलम क्या होता है, ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और ये मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है, ठीक है। और इसमें देखिए कि जो पिछले वाले भाग में हम देखते हैं कि सेरिबलम होता है, मेडुला होता है, और
और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारे इसके पार्ट होते हैं पश्चिम मस्तिष्क। कई बार मैंने इस चीज़ को बताया भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो देखिए जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। अभी क्रेब्स चक्र होता क्या, तो देखिए कि इसमें जो भी हमारी जो श्वसन क्रिया होती है, जो वायु वाली जो श्वसन हम लेते हैं, तो उसकी दूसरी अवस्था ये है क्रेब्स चक्र। और ये देखिए कि ये जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसके फलस्वरूप हम देखते हैं जो पायरुविक अम्ल बनता है ये पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में हम देखते हैं कि ये ऊर्जा मुक्त होती है इसमें। और देखिए सर्वप्रथम इसको जो है अध्ययन किया था ये हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने किया था और इसके नाम पर ही इसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 के तत्वों को किस समूह में रखा जाएगा? तो देखिए कि आधुनिक आवर्त में इसमें देखिए कि इसको समूह 18 में रखा जाएगा। और इसका क्या कारण है? तो देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो इसमें 2 के साथ जो तत्व है वो 8 के ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है और इसलिए जो एक अंतर जो हम इसमें देखना चाहिए कि गैस में होना चाहिए और इसलिए हम देखते हैं कि इसको 18 समूह 18 में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है? तो देखिए थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और मानव शरीर में हम देखते हैं कि रक्त में जो प्लेटलेट की मात्रा होती है 1.5 से लेकर 4.5 लाख, ये होती है प्लेटलेट की मात्रा। और प्लेटलेट ये मैंने पहले भी बताया है, प्लेटलेट अगर कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? वो है डेंगू रोग हो जाता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस अगर होता है तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो देखिए गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट ये है नेफ्रॉन। कई बार मैं गुर्दे के बारे में ये चीज़ बता रहा हूँ बराबर, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेफ्रॉन अगर गुर्दे की बात करें इसकी स्टडी नेफ्रोलॉजी में किया जाता है और इसके जो विशेषज्ञ है उसको कहता है नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक तरफ ये इस ब्लड आती है और ये जो है नेफ्रॉन में इसको जो है अच्छे से जो ये ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद ये यूरिन में कन्वर्ट होके बाहर आती है हमारे गुर्दे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए वार्षिक वलय इनकी जो एनुअल रिंग होता है वो क्यों नहीं होता? तो देखिए कि उसमें हम देखते हैं कि जो जलीय जो स्पष्ट जलवायवीय जो भिन्नता नहीं होती है इनकी, उसमें जो अलग अलग चीज़ों में डिफरेंस नहीं पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि एनुअल रिंग जिससे हम कहते हैं कि किसी वृक्ष की जो आयु का जो है गणना किया जाता है। ठीक है, इस तरह की जो ये लाइनें होती है उसको काउंट करके इसकी आयु की गणना की जाती है। और देखिए इसकी जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं इस वार्षिक वलय के अध्ययन को। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो देखिए परमाणु गुण जो है ये इनमें से किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं। और देखिए परमाणु के बारे में आपको बता दूं कि परमाणु क्या होता है कि जो हम देखते हैं किसी भी साधारण पदार्थ के सबसे छोटी घटक या इकाई जो है हम कहते हैं ये परमाणु होती है। और ये एक तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक तत्व के एक गुण होता है। और हर परमाणु के जो है नाभिक में हम देखते हैं कि जो है हर परमाणु जो है नाभिक से बना होता है और नाभिक में हम देखते हैं 1 या 2 जो है इलेक्ट्रॉन उसमें सीमित रहते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।